बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा थ्योरम है एनी सीक्वेंस एक्स एन ऑफ नॉन जीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब हमें पता है कि जब हम लीनियर कम्बिनेशन में लिखते हैं तो उसके अंदर जो स्केलर्स यूज़ होते हैं, अगर उन स्केलर्स के ऊपर हमारे पास जो टर्म है वो डिपेंडेंट ना कर रही हो तो हम उसे कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी हमें पता है कि ऐसे दो वेक्टर्स जिनका इनर प्रोडक्ट स्पेस 0 आ जाए या उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 का बनता हो तो हम उसे कहते हैं कि वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। तो किसी भी नेचुरल नंबर की सीक्वेंस एक्स एन के लिए हम कहेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब है। सपोज दैट हमने इसके लिए जाहिर सी बात है एक स्केलर लीनियर कम्बिनेशन ट्राई करेंगे और लीनियर कम्बिनेशन के लिए हमारे पास स्केलर्स होना ज़रूरी है और उन स्केलर्स का यूनिक होना भी ज़रूरी है। इसलिए हमने ए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 टू अल्फ़ा एन, क्योंकि x1 से लेके xn तक हमारे पास टर्म्स हैं, तो अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा n तक हमने स्केलर्स सपोज कर लिए। और ये जो सारे के सारे स्केलर्स हैं ये फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं और हमारे पास ये जो n वेरी कर रहा है 1 से n तक, i वेरी कर रहा है 1 से n तक। तो हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है उसका लीनियर कम्बिनेशन किस तरह से बनेगा। समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n अल्फ़ा i एक्स आई इक्वल्स टू 0। उसको जब हमने पीछे जो इक्वेशन बनाई उसको जब हमने इक्वेशन ए का नाम दिया तो हम किसी भी टर्म जे के लिए यानी 1 2 3 टू एन तक, और जे आई के इक्वल नहीं है, यानी कि हमारे पास हमने एक अलग सीक्वेंस ले ली, एक अलग टर्म ले ली। अब देखो जब हमारे पास हमें पता है कि जो दो वेक्टर्स हम ले रहे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं ऑर्थोगोनल हैं, तो उनका जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा वो भी तो ज़ीरो होगा ना। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया कि एक ज़ीरो और एक्स जे, यानी कोई भी आप वेक्टर लो, ठीक है, एक ज़ीरो वेक्टर भी अगर आप ले रहे हो और उसका एक्स जे कंपोनेंट के साथ आप इनर प्रोडक्ट स्पेस भी ले रहे हो तो वो ज़ीरो है, ठीक है। अब इस ज़ीरो की जगह अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ए वहाँ पे हमने क्या लिखा था कि ये पूरी टर्म ज़ीरो के इक्वल है, इसका मतलब ज़ीरो की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से समेशन बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट भी बाहर निकाल लिया, अंदर आ गया एक्स आई और एक्स जे। और यहाँ पे हमने बात की है कि जो लीनियर कम्बिनेशन और जो ऑर्थोगोनल के वेक्टर्स हैं उन दोनों में जो हमने एक में टर्म आई यूज़ की और एक में टर्म जे यूज़ की, वो दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब क्या हुआ, इस साइड पे चल रहा है ज़ीरो, समेशन ख़त्म हो गया, स्केलर ख़त्म हो गया। अब स्केलर ए आई ए जे आ गया, क्योंकि जब ये ओपन होगी तो ये आ जाएगा ए जे। अब जब जैसे ये सीक्वेंस ओपन होगी तो मैंने आपको पहले भी बताया था आई से एन तक दरमियान में कोई ना कोई अगर कोई जे टर्म आ रही है तो एक्स जे और एक्स जे यानी कि अगर जब सेम होंगी तभी वो कोई रह सकते हैं। ये पीछे हमने नॉर्मलाइजर की और ऑर्थोगोनल की जो डेफिनेशन है वो भी की थी कि जब सेम होंगी तभी वो आंसर 1 आता है, अदरवाइज आंसर 0 हो जाता है। इसका मतलब है इस जब पूरी को टर्म को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स जे वाली टर्म बचेगी, अल्फ़ा जे वाली टर्म बचेगी, बाकी तो सारी की सारी x1 मतलब एट अ टाइम तो एक ही वेरी करेगी ना। वैसे भी यहाँ पे सिर्फ आई ही वेरी कर रहा है क्योंकि आई का समेशन ही ओपन हो सकता है। तो जब आई को ओपन करेंगे सबसे पहले क्या आएगा, x1 एक्स जे। जब दोनों डिफरेंट होंगी तो आंसर 0 आएगा, जब दोनों सेम होंगी तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जब हमने ओपन किया तो अल्फ़ा जे एक्स जे। अब हमें पता है जब एक इनर प्रोडक्ट स्पेस इस तरह से लिखा हो तो उसको नॉर्म ऑफ एक्स जे का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अब या तो कांस्टेंट 0 होगा या इसका प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। तो या नॉर्म तो 0 सिर्फ तब होती है जब एक्स जे इटसेल्फ 0 होगा, क्योंकि ये नॉर्म की प्रॉपर्टी है। तो एक्स जे तो 0 नहीं है, इसका मतलब है एक्स जे की नॉर्म का स्क्वायर भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से दो टर्म थी, एक ये है और एक ये है, अगर ये 0 नहीं हो सकता तो हेंस अल्फ़ा जे 0 है। और जे तो वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू सो ऑन एन से, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो जे की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, यानी अल्फ़ा 1 0 है, ए 2 0 होगा, ए अल्फ़ा 3 0 होगा, अल्फ़ा एन भी 0 होगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट में यही शो होता है कि हमारे पास जो स्केलर होते हैं उनके ऊपर हमारे पास जो लीनियर कम्बिनेशन है वो डिपेंड नहीं कर रही होती और उसके जो स्केलर्स होते हैं वो 0 होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि अगर दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं एक दूसरे के तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है पेज नंबर 377 14.3.3। उसने कहा है कि सपोज करें आप एक नॉन जीरो वेक्टर x एक इनर प्रोडक्ट स्पेस v में और वो ऑर्थोगोनल है किसी और नॉन जीरो वेक्टर x1 x2 टू xn और इन लीनियर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ v। अब x ऑर्थोगोनल होगा, अब देखें
अगर x जो है इन सब के ऊपर ऑर्थोगोनल है तो x इन सब के लीनियर कम्बिनेशन के ऊपर भी ऑर्थोगोनल होगा। यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि x एक जो उसने हमें वेक्टर दिया वो, और xi ये जो हमारे पास 1 2 3 x1 से लेके xn तक उन्होंने टर्म दी है ना, तो मैंने उन सब का लीनियर कम्बिनेशन, क्योंकि हमने इसका इनर प्रोडक्ट प्रूव करना है ना, तो लेट कर लिया कि ये इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है, क्योंकि अगर ये ज़ीरो प्रूफ होगा तो ही हम कहेंगे कि वो ऑर्थोगोनल है, ये वाला x इन सब xi के लीनियर कम्बिनेशन के। तो इस x के यहाँ पे मैंने लिख दिया ये x एज इट आ गया, और x i को हमने पीछे लिखा कि भाई इसका लीनियर कम्बिनेशन हमने प्रूव करना है। तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n अल्फा i x i। अब समेशन i इज इक्वल टू 1 to n और अल्फा i बाहर आ गया, अंदर आ गया x i और x का इनर प्रोडक्ट स्पेस। और ये किसके इक्वल है? ये तो ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि ये हम लेट करके चले। तो अगर ये ज़ीरो के इक्वल है तो पूरी टर्म ही ज़ीरो के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये x इस लीनियर कम्बिनेशन का इनर प्रोडक्ट भी ज़ीरो हो गया। और अगर किसी दो टर्म्स का इनर प्रोडक्ट स्पेस ज़ीरो हो जाए तो ये क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती है, और यही चीज़ हमारी प्रूव होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरप्लेन को डिस्कस करेंगे।